Good morning to all of you. Today I am discuss a most important topic human reproductive system. मानव प्रजनन तंत्र का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मानव में बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, तो उनका जो प्रजनन तंत्र है वो किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रोसेस के आधार पर वो प्रजनन होती है। ठीक, तो मानव में जो है लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। और मेल जो गैमेट होता है, युग्मक होता है, उसको हम शुक्राणु कहते हैं। और ये कहाँ बनता है? तो शुक्राणु बनते हैं मनुष्य के टेस्टिस में, मनुष्य के वृषण में। अब वृषण होते कहाँ पर हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फीमेल का होता है, फीमेल का जो गैमेट होता है जिससे लड़का या लड़की होती है, बर्थ होती है, तो वो फीमेल की ओवरी से जो उसका गैमेट होता है, ओवम, अंडाणु, वहाँ पर वो बनता है। ठीक, वहाँ पर उसका विकास होता है और वो फीमेल का जो गैमेट होगा उसको हम ओवम बोलते हैं। अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु दोनों के संयुग्मन से फेलोपियन ट्यूब में निषेचन प्रक्रिया के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होती है। तत्पश्चात फिर वह युग्मक मिल करके जो है जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट फिर जो है भ्रूण अवस्था में आ जाता है, और भ्रूण अवस्था में आकर के फिर जो है ट्रांसप्लांट हो जाता है उसका यूट्रस में, यानी गर्भाशय में। और फिर अपने एक टाइम ऑफ पीरियड के आफ्टर सम टाइम, यानी 9 महीने 10 दिन के बाद बेबी बर्न हो जाता है। ओके, तो इस प्रक्रिया में हम पुरुष प्रजनन तंत्र का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र का मतलब होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है मानव प्रजनन तंत्र में लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होगा तो इसमें दो की आवश्यकता होगी। एक होगा मेल यानी पुरुष, एक होती है फीमेल यानी महिला। ठीक, अब पुरुष की तरफ से आता है मेल गैमेट यानी युग्मक, यानी मेल गैमेट, और फीमेल की तरफ से जो युग्मक आता है वो फीमेल गैमेट होता है। तो मेल गैमेट जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक, और जो फीमेल गैमेट होती है उसको बोलते हैं अंडाणु या शुक्राणु, नहीं अंडाणु या स्पर्म बोलते हैं। सॉरी, स्पर्म इसको बोला शुक्राणु को, और अंडाणु को क्या बोला आपने? ओवम। ओवम, ओवम यानी अंडाणु, महिला से ओवम रिलीज होगा और मेल से युग्मक रिलीज होगा। ठीक, और इनके दोनों के संयुग्मन से यानी निषेचन से फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बनता है जाइगोट। ठीक, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? भ्रूण, और भ्रूण से एक लॉन्ग टाइम 9 महीना 10 दिन बाद, ठीक, फिर क्या होता? बेबी बर्न, ये लड़का पैदा हो जाता। ठीक, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं जो पुरुष का युग्मक होता है, यानी पुरुष का जो प्रजनन
अंग होता है वो कौन सा होता है? तो पुरुष का जो प्रजनन अंग होता है, आप देख सकते हैं इसमें, ये आपको 2 वृषण दिख रहे हैं। ये जो पेनिस है, पेशाब करने की जगह, पुरुष, सिर्फ मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष का जो है पेशाब करने की जगह, इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस। ठीक, तो ये पेनिस है, और पेनिस के जस्ट नीचे 2 एक थैले में जो है वृषण होते हैं। ठीक, इनको वृषण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2, 1 और 2। और इसको जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिज। टेस्टिज। हिंदी में बोलते हैं वृषण। यानी विज्ञान की भाषा है तो वृषण बोला जाता है। और आप समझ गए होंगे ये जो 2 होते हैं गोल गोल, तो इनको ही जो है वृषण बोला जाता है। और यही प्राइमरी यानी प्राथमिक सेक्स ऑर्गन जो होते हैं पुरुष के, यही होते हैं। तो पुरुष वाले में जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, और शुक्राणु किस तरह का होता है? इस तरह का होता है भाई साहब। ये इस तरफ लंबा लंबा ऐसे करके, इसमें पूंछ होती है, ये सिर होता है, और ये बीच की ग्रीवा होती है यानी गर्दन, और ये भी एक पूरा कंप्लीट जीव होता है। और इसके हेड में जो है न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं उसको, जो है केंद्रक होता है। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक में ही जो है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, क्रोमैटिन होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस पे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक है ये, केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ 23। बाकी पूरे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पूरे शरीर की किसी भी कोशिका में आप ले लीजिए, उसमें 23 गुणसूत्र नहीं मिलेंगे, 23 जुड़े गुणसूत्र मिलेंगे। लेकिन इस पे जो है ओनली 23 ही गुणसूत्र होते हैं। ओके, और एक गुणसूत्र में 1000 जीन होते हैं। और 1000 जीन जो है वो समझ लीजिए विशेषताएं प्रकट करते हैं, यानी उसकी संतान कैसी होगी, उसके आँख का रंग, बाल का रंग, ये त्वचा और लीवर, फेफड़ा, अंग, जितने भी पूरा स्ट्रक्चर होता है, डाटाबेस टोटल यहीं पर उसकी इंफॉर्मेशन होती, जानकारी होती। तो केंद्रक में जो है 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ठीक, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि इसको ऊर्जा बनाने का काम करती है। ओके, तो ये जो शुक्राणु होता है ये बनता कहाँ है? क्वेश्चन ये है। तो ये मेल का जो यानी पुरुष का जो ये जो 2 वृषण है, 2 वृषण यानी टेस्टिज है, तो टेस्टिज में ही ये बनते हैं। ये टेस्टिज में कहाँ बनते हैं अब हम बताने वाले हैं। तो टेस्टिज में एक आपका होता है, आप समझ लीजिए कि टेस्टिज, एक टेस्टिज की संख्या कितनी होती? 2। तो हम एक टेस्टिज की बात करते हैं। एक टेस्टिज है ये, ऐसे 2 होते हैं ना, 1 2। तो एक टेस्टिज में 250 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 250, ऐसे ऐसे, यानी 250 लोब। 250 लोबों में विभक्त होता है एक टेस्टिज, एक वृषण। तो 2 टेस्टिज होते हैं, तो 250 इंटू 2 कर देंगे तो 500 लोब, यानी दोनों वृषण में 500 लोब हो जाएंगे। अब एक लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूबेल होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिका होती हैं। ये एक ट्यूब्यूल्स, यानी 250 में एक को अगर उठा लेंगे तो एक में लगभग 1 से लगा के 3 तक जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी शुक्र जनन नलिका होती है। तो ये शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं, इन्हीं में ये 3 जो है ना, इन्हीं में शुक्राणु का जनन होता है। इसमें जो है यहीं पर बनता है। तो शुक्राणु का जो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर निकाल लें
तो उसको जूम करके देखेंगे तो इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाएंगी। एक ये जो लंबी वाली सेल है ना, ये वाली लंबी वाली, तो इनको क्या बोलते हैं, इन लंबी वाली सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल या फिर हिंदी में बोलते हैं आलंबन कोशिकाएं। आलंबन कोशिकाएं, आलंबन कोशिकाएं ये पोषण प्रदान करते हैं। क्या? पोषण। किसको पोषण प्रदान करते हैं? ये जो छोटी वाली संख्या में अधिक होती है ना, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल के द्वारा ही ये स्पर्म का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत छोटा होता है लेकिन इसको बड़ा चित्र बना दिया गया है। ये यहीं पर बनता है, ठीक। यहीं पर बनने के बाद फिर जो है इसका पोषण जो है बनाने में मदद कौन करता है? ये सर्टोली सेल करती है, ठीक। यही बनने के बाद फिर जो है यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर नलिकाएं होती हैं। नलिकाओं से धीरे धीरे करके यहाँ पर एक जाल रूपी रेटिटेस्टिस होता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक। यही शुक्राणु यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद फिर यहाँ से एक एपिडिडाइमिस जाती है। ये वाली जो है ना एपिडिडाइमिस, ये यहाँ से इकट्ठा होकर के पूरा शुक्राणु जितना बनेगा, जितनी लगभग कितनी होती हैं, यानी 500 आपकी लोब हैं, तो 500 इंटू 3 करो, 500 इंटू 3 करीब 1500 सेल मिल करके 1500 स्पर्मेटोगोनिया का ये जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये मिल करके स्पर्म का उत्पादन करते हैं। और ये उत्पादन कब से करती? इसकी उम्र होती है करीब 12-13 साल से लगा के पूरे जीवन भर उत्पादन इसका होता है। जीवन भर बुढ़ा हो जाएगा फिर भी ये उत्पादन होगा, ठीक। और यही जो है उत्पादन लड़के या लड़की पैदा करने में मदद करता है। ओके, तो ये सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया जो कि ये उत्पादन करता है, इसके द्वारा ये प्रोसेस आप समझ गए। फिर इसके बाद ये इकट्ठा हो जाता है, फिर ये यहाँ से एक अधिवृषण स्टार्ट हो जाता है। ये वृषण है ये वाला, और इसके ऊपर एक नली है, ये मोटी वाली, ये करीब 6 मीटर की होती है। 6 मीटर की नली होती है। इसके अंदर ये शुक्रवाहिका नलिका इसको बोलते हैं, शुक्रवाहिनी नलिका इसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है अधिवृषण, उसकी 6 मीटर लंबाई होती है। तो 6 मीटर लंबे इसमें जो है ये भर जाते हैं। और जैसे ही आप किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं तो ये जो है इसी नलिका के द्वारा यहाँ पर निकल आता है, ठीक। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर भी कुछ ग्रंथियां मिलती हैं। एक ये ग्रंथि है जैसे, ठीक। यहाँ पर भी कुछ ऐड होता है, फ्रक्टोज इसके साथ मिक्स हो जाता है। अब जो सीमेन निकलता है पुरुष का, तो उसमें सिर्फ शुक्राणु ही नहीं होते, उसमें लाखों शुक्राणु होते हैं। अब उस 5 ml फ्लूइड में अगर देखें तो उसमें लाखों लाख जो है शुक्राणु होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारा पानी होता है, और उस पानी के साथ साथ फ्रक्टोज भी मिक्स होता है। और वो फ्रक्टोज कहाँ बनता है? इन ग्रंथियों के द्वारा जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है। यहीं पर यानी यूरेथ्रा में आने से पहले ही ये जो ग्रंथियाँ होती हैं कुछ, उन ग्रंथियों के द्वारा वो ऐड कर दिया जाता है। और यही फ्रक्टोज जो होता है, अगर किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, रेप किया, तो वहाँ पर जब जांच होती है तो पुरुष के स्पर्म में ही फ्रक्टोज पाया जाता है, महिला के उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है। अगर यौन में फ्रक्टोज पाया गया तो ये मान लो कि साबित हो जाता है कि उसका रेप हुआ है, ठीक। तो रेप होने के लिए
फ्रक्टोज जिम्मेदार होता है। और फ्रक्टोज कहाँ बनता है? इन्हीं ग्रंथियों से बनता है। तो ये जो नली है, यहाँ पे ग्रंथियाँ मिलती हैं। अब यहाँ पे शुक्राणु उत्पादन हो गया है। आपकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस से शुक्राणु उत्पादन होकर के फिर ये यहाँ पर कुछ जो है आपका जो वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गई, और या फिर फ्रक्टोज हो गया, ये सब ऐड होकर के पूरा कंप्लीट सीमेन तैयार होता है। और कंप्लीट सीमेन ही जो है आपका यहाँ से निकलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा द्वार होता है, कपाट होता है, यहीं से आपका पेशाब भी निकलता है और यहीं से आपका जो है सीमेन निकलता है। तो सीमेन जब निकलेगा तो इसको बंद कर देगा। किसको? सीमेन जब निकलेगा यहाँ से इस नलिका से, तो पेशाब वाली नली को बंद कर देता है, ठीक। और जब पेशाब निकलेगी तो सीमेन वाले नली को बंद कर देता है, यानी एक कपाट की तरह काम करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ज़्यादा आप इसमें दिक्कत कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाती है। इससे प्रोस्टेट कैंसर होने का भी डर रहता है। इस वजह से ज़्यादा इसको जो है दिक्कत नहीं पहुंचानी चाहिए। और ये जो यहाँ पर ऐसे ही फ्लूइड आएगा, फिर इसी के द्वारा महिला का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का जो होता है, वहाँ पर यूट्रस, योनि से यूट्रस में प्रवेश करके वही जो शुक्राणु होते हैं इसी पूंछ के माध्यम से रेंगते 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 पहुँच जाते हैं कहाँ पर? फीमेल वाले जो है उस पर यूट्रस में, और यूट्रस से फिर फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में वो आ जाता है उधर से कौन? अंडाणु। तो महिला वाला थोड़ा बना देते हैं, ऐसे होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं इस तरह से। इस तरह से ये योनि है, ये है सर्विक्स है, ये फीमेल पार्ट है। और यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ पर होती है आपकी ओवरी। ये ओवरी है। यहाँ पर लड़की जैसे ही जन्म लेती है तो जन्म के पहले यहाँ पर हजारों अंडे जो हैं उपलब्ध होते हैं। इनको बोलते हैं अंडाणु। अंडाणु ये हजारों इस संख्या में पहले ही दोनों ओवरी में उपलब्ध होते हैं। अब तो करीब 9 से 10 साल की उम्र के बाद फीमेल में जो है ये परिपक्व होकर के एक एक अंडा जो है निकलने लगता है। ये फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी। और ये वाला जो है आपका यूट्रस हो गया, और ये वाला सर्विक्स, ये योनि। तो यहाँ से होते हुए जो है शुक्राणु जो है प्रवेश करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन क्रिया होती है। यानी आपका जो है मेल गैमेट मिलेगा शुक्राणु, और फीमेल गैमेट अंडाणु। ये जो मिलेगा तो फिर बना देगा, फिर क्या? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, जिससे वो बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट से फिर भ्रूण अवस्था में आ जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है इसकी भी डिटेलेशन है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो टेस्टिज है, टेस्टिज में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और इसके साथ में कुछ ग्रंथियों से निकले हुए फ्लूइड्स ऐड होते हैं, इसमें जुड़ते हैं, तो वो उसे ही टोटल हम सीमेन बोलते हैं। और वही सीमेन जो है, वही सीमेन जब किसी महिला के साथ संबंध स्थापित होता है तो यूरेथ्रा यानी पेशाब नली के माध्यम से फिर आ जाता है। फिर यहाँ सर्विक्स, योनि से होते हुए सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स कैंसर भी हो जाता है। सर्विक्स अगर खराब हो जाए किसी महिला का तो सर्विक्स कैंसर, योनि का कैंसर हो जाता है, ओके। और यहीं से जो है फिर पहुँच जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये आ जाते हैं अंडाणु। एक अंडा जो है 28 दिन की एक साइकिल होती है,
उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जो ओवरी होती है, ओवरी का मतलब क्या होता है? अंडेदानी। और ये हो गई बच्चेदानी। ओवरी में क्या होते हैं? अंडाणु, ठीक। ये करीब 9 से 10 साल की उम्र वाली जो लड़कियां होती हैं, उनके ये जो अंडाणु परिपक्व होने लगता है। जब मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद फिर ये बनना स्टार्ट होता है, ठीक। ये बनेगा तो 1 हफ्ते तक ये परिपक्व तो होता है, ठीक। 1 हफ्ते तक जो है बनेगा, यानी बनेगा का मतलब परिपक्व होगा, ठीक, मैच्योरेशन। फिर दूसरे हफ्ता यानी 1 हफ्ता यानी 7 दिन तक, ठीक। और फिर दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता ये जो है यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा। और निकलेगा कितना? एक निकलेगा, ठीक। एक निकल के यहाँ इंतजार करेगा। और यहाँ उसी टाइम पर अगर कोई हो गया, मतलब ये संबंध स्थापित हो गया, रिलेशनशिप में आ गई, तो ये स्पर्म, ये वाला स्पर्म जाके इसी अंडाणु में, अंडाणु का साइज होता ऐसे, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये होती है। तो यही इसका जो हेड होता है, हेड इसका ये बनाए देते हैं ऐसे इस टाइप का है। तो ये हेड जो है इसके अंदर घुस जाता है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यहाँ भी होता है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 23 मिलके 46 क्रोमोसोम के 2 सेल यहाँ पे बन जाते हैं। 2 सेल निषेचन होने के बाद 2 सेल बनते हैं। इसमें 24 घंटे की प्रक्रिया लगती है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद 2 सेल बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, ऐसे इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है अंडाणु और शुक्राणु से मिलने से। तो ये वाले जो है यहाँ पर इंतजार करते हैं कि दूसरा और तीसरा हफ्ता। तो दूसरा और तीसरा हफ्ता तो इसको पता रहता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर एक बेबी का जो है भ्रूण का स्थापना हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक। यानी लड़का जो है स्थापित हो जाएगा, लड़का हो या लड़की। तो इस वजह से ये वाली दीवार मोटी हो जाती है, ये वाली यूट्रस की ये वाली दीवार मोटी हो जाती है। और मोटी होने के बाद, मोटी होना किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ लड़का पलना होता है, तो इसी दीवार में ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। शिशु धीरे धीरे ग्रोथ होता है, 9 महीना 10 दिन लगते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेगनेंसी ना हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पर प्रेगनेंसी ना हो तो यही ओवम यहाँ पर जब 15 दिन तक इंतजार करेगा, यानी दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 7 14 दिन तक, 14 दिन इंतजार करने के बाद अगर स्पर्म इसको नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये टूट करके इस दीवार को भी तोड़ता हुआ चला आता है। और यहाँ से जो है खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये करीब 2 से 3 दिन तक चलती है। और ये प्रक्रिया 1 हफ्ता है, यानी पहला हफ्ता तो बना, दूसरा तीसरा इंतजार किया, और चौथा हफ्ता जो रहा, चौथे हफ्ते में ये कभी भी ये 2 से 3 दिन हो सकता है। इसको बोलते हैं MC, यानी रजो निवृत्ति, नहीं रजोधर्म बोलते हैं, रजोधर्म। MC बोलते हैं मासिक धर्म या रजो धर्म। तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। ये करीब 2 दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी चल सकता है, 2.5 दिन भी चल सकता है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ये जो टूट करके ये निकल जाएगा, ओके। तो ये करीब 1 हफ्ते के अंदर ही होता है। तो 4 हफ्ते ये पूरे हो जाते हैं। 1 हफ्ता, 2, 3, 4, तो 4 हफ्ता यानी 28 दिन। 28 दिन ये पूरा होने के बाद फिर जो है ये वाली बंद हो जाती है। यही प्रक्रिया सेम इधर वाली ओवरी में चलती है। एक बार लेफ्ट में चलेगी, फिर राइट में चलेगी, अब राइट वाली बंद होगी, फिर लेफ्ट में आएगा। तो ये पूरा चलता रहता है करीब कब तक? ये 45 से 50 साल, 45 से 50 साल तक, या 55 अधिकतम हो सकता है। 55 साल के आगे नहीं जाएगा। 55 साल के बाद ये पूरा बनना
ये सब रिलीज होना, ये सब बंद हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष की जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, जो पुरुष की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसमें 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। एक लोब में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो उन्हीं में से इनके बीच में लीडिंग सेल होते हैं, ठीक, लीडिंग सेल होते हैं। ये पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो लीडिंग सेल यानी अंतराली कोशिकाएं हैं, लीडिंग सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, ठीक। तो अंतराली कोशिकाओं में क्या काम करता है, LH हार्मोन। ये यहाँ पे दिमाग में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्रावित होता है FSH और LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। ये 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो LH वाला लीडिंग सेल पर काम करता है, और लीडिंग सेल से क्या निकलवाता है, लीडिंग सेल से निकलवाएगा आपका जो है एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन निकलवाएगा, जिसको बोलते हैं पुरुष वाले को टेस्टोरोन हार्मोन का काम क्या होता है कि जो द्वितीयक लक्षण आते हैं, जैसे जननांगों पर बाल आना, ठीक, ये एडम्स एप्पल, ये कंठ जो होता है ये जो है बड़ा हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आना, छाती पे बाल उगना, ये सारे जो है परिवर्तन जो मैच्योर अवस्था में जब परिपक्व होता है बालक, करीब 12 साल के बाद किशोरावस्था में, तो ये गुण दिखाई देने लगते हैं। तो यही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। ये हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, ये कहाँ से, ये लीडिंग सेल पर काम करता है, लीडिंग सेल से रिलीज होते हैं, ठीक। और ये लीडिंग सेल से जो हार्मोन रिलीज होगा, इसके कारण पुरुष के द्वितीयक लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन FSH जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुरुष वाले में ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इसके अंदर ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, जहाँ पर स्पर्म का उत्पादन होता है, तो उसको बनाने के लिए, शुक्राणु को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो शुक्राणु को बनाने के लिए आपका जो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपने FSH और LH को समझ लिया। अब यही बात फीमेल में अगर समझनी हो, तो फीमेल की जो ओवरी होती है, इस ओवरी में ये अंडाणु होते हैं, ठीक, और इसके बीच का जो भाग होता है अंडाणुओं के बीच का, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और बाहर वाले को कार्टेक्स। और ये जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल को जो है बड़ा करने का, ग्रोथ करने का काम कौन करता है, FSH। अब 10 से 12 साल की हो गई लड़की, तो फिर इसका फॉलिकल जो है फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मेच्योर अवस्था में आ जाएगा। तब तो जाके यहाँ से फिर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में जाने से पहले FSH उस पर काम करता है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर काम करता है, ठीक, इसको परिपक्व करने में, बड़ा करने में, ठीक। और ये जब बड़ा हो जाता है, ओके, बड़ा होने के बाद फिर यहाँ से निकल जाता है, यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो ये इसका एक जो कवर होता है वो यहाँ बचता है, वो निकालता है LH हार्मोन उस पर काम करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या निकालेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ये एस्ट्रोजन उत्तेजित करेगा, एस्ट्रोजन, यानी LH हार्मोन कहाँ से आया, दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो काम किया कहाँ पर, ये जो यहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेट कर गया, यहाँ से ओवम निकल गया, तो जो बचा उसका कवर, वहाँ से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उससे निकलवाएगा क्या, एस्ट्रोजन को ही बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है
इसके कारण क्या होता है कि महिलाओं में जो है तृतीयक लक्षण आते हैं। महिलाओं में तृतीयक लक्षण क्या होते हैं, उनका भी जो है भारी आवाज़ हो जाती है, गला एकदम सिंपल बढ़ जाता है और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है, और ये वाले जो जननांग की जो लक्षण होते हैं यानी परिपक्व मैच्योरेशन, परिपक्वता ये आने लगती है। जननांगों के आसपास जो है बाल का उगना ये भी हो जाता है, और जल्दी से लंबाई उम्बाई ग्रोथ होती है। हर एक चीज़ जो है बहुत सारे जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये FSH और LH हार्मोन के जो है कार्य हो गए हैं। तो आज हमने क्या बताया, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, और उन पर कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, क्योंकि हार्मोन ग्रंथियों से ही रिलीज होते हैं। ओवरी एक अपने आप में ग्रंथि है, ठीक, और ये वृषण जो होता है पुरुष का वो भी अपने आप में एक ग्लैंड्स है, ठीक, और ये ऐसा ग्लैंड्स है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन यानी ये हार्मोन जो निकालते हैं, ये तो हार्मोन जो है इंडोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन नहीं है। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो जूस निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और इनके साथ इनके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है, फीमेल में अलग परिवर्तन, मेल में अलग परिवर्तन। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी ये जो स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों मिल करके युग्मन जाइगोट निषेचन प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं, और जाइगोट से फिर 24 घंटे बाद इसका सेल फॉर्मेशन होता है। इन्हीं दोनों के मिलने के बाद फिर 24 घंटे बाद 4 सेल बनते हैं। 4 सेल के बाद तीसरे दिन बनेंगे 4 चौक 16 और फिर 64, ऐसे धीरे धीरे करके फिर उस भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण का विकास होने के बाद फिर 9 महीने 10 दिन बाद फिर विपर्ण होता है। तो आज की क्लास में हमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा किया, और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर ये जानकारियाँ समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो पेनिस होती है, वृषण होता है, ओवरी होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है, योनि होती है, इन सब के बारे में डिटेल से, हार्मोन्स और ये स्पर्म गैमेट्स जो होते हैं इनके बारे में जानकारी दिया, नलिकाओं के बारे में जानकारी दिया, ठीक। तो ये बहुत सारी जानकारी जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जो कि अपने ही समान बच्चे पैदा करने में ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट आपको जो है मैंने डिस्कस किया। तो इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, उसको हम ज़्यादा विशेष अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं। जैसे यहाँ पर सर्विक्स कैंसर हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, ठीक। तो ये कैंसर भी हो जाते हैं। और इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या होती है तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।